हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना वन शॉट पब्लिक फाइनेंस वाला सेक्शन। ठीक है। सो ये सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। देखो, जो इंडियन इको वाले सेक्शन में ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है, CUET PG के सिलेबस का है ये। ठीक है। 2025 CUET PG का सिलेबस है ये। तो उसमें आपके ये मैक्रो ट्रेंड्स है, एग्रीकल्चर है, एंड आपका इंपीरियल कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी एंड स्टेट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, देन आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये आपका फिजिकल पॉलिसी। तो यहाँ तक आपका है। ठीक है। बेसिकली 2022 2023 तक, ठीक है, क्वेश्चन आए हैं इंडियन इकोनॉमी से, काफ़ी हद तक आए हैं। 2024 में इनके क्वेश्चंस में काफ़ी गिरावट देखने को हमें मिली। यानी जहाँ यहाँ पर 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे थे, वो यहाँ पर डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। लेकिन देखो, यहाँ पे ड्रास्टिक डिक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे इग्नोर कर दें। अब आपको ये लग रहा होगा कि 2024 जैसे सिलेबस भी हो गया, कुछ चेंज भी नहीं हुआ, तो सिलेबस का पैटर्न भी वही रह जाएगा। तो देखो, उन्होंने साफ साफ बोला तो था कि सिलेबस का पैटर्न जो है वो 2024 के अकॉर्डिंग ही रहेगा। बट उन्होंने चूँकि ऐसा कोई क्लैरिफाई नहीं करा है कि एग्ज़ाम में किस सेक्शन की क्या वेटेज रहने वाली है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सो ऐसा कोई भी उन्होंने क्लासीफाई नहीं करा है। सो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर एक सेक्शन को इम्पोर्टेंस दें। हालांकि वो इक्वल इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंस हम देंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से। हम इसी वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करेंगे जो अभी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, एंड उन्हीं के ओरिएंटेड पे हम अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। पब्लिक इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक फाइनेंस आप कहें, तो उसमें आपका सिंपली हमें क्या कवर करना है आज की वीडियो में, वही शॉर्ट ही कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको पब्लिक फाइनेंस करने की कहीं से कवर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बस आपको यही देख लेना है, एंड इसके आप साथ साथ या तो इसे समझ लें या आप इसके नोट्स बना लें। आप जैसा मर्जी आए आप कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो करेंगे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2023 एंड 2024 का आया था पिछले साल। ठीक है। सो उसी को हम देखेंगे, एंड बजट भी आपका 2024 एंड 2025 का रिलीज़ हुआ था। तो ये आपका बजट मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, तो इसी से ही हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बजट हम देख लेते हैं फटाफट। देखो, बजट की सारी टर्म्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बजट की संख्या जो यहाँ पे ये लिखी हैं, ये इतने सारे फिगर्स लिखे हैं ब्लू में ब्लैक में, ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं पूछेंगे कि रेवेन्यू रिसीट का एक्चुअल बजट हमारा या फिर बजट एस्टिमेट क्या था। ठीक है। तो बस सिंपली क्या याद रखना है कि हमारा जो बजट एस्टिमेट्स होते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं और एक्चुअल एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है। तो यानी कि एक्चुअल, बजट एंड रिवाइज्ड। ठीक है। तो अब देखो सिंपली क्या होता है कि इफ़ वी टॉक अबाउट आवर बजट एस्टिमेट्स, तो बजट एस्टिमेट्स में सिंपली क्या है कि हम यहाँ पर करंट ईयर, यानी जिस ईयर का बजट है करंट ईयर की बात करेंगे। जिस ईयर का बजट है उसी ईयर का बजट एस्टिमेट होगा। मतलब हम आगे आने वाले साल जिसका हम बजट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका हम एस्टिमेट यहाँ पे रखेंगे। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स का मतलब है इससे पहले वाला साल का हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होंगे 2023 एंड 2024। क्योंकि ये बजट हमारा 2024 से लेके 25 तक का है। ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हमारा जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो इससे एक साल पहले का होगा। ठीक है। वो इससे एक साल पहले का होगा। अगर हम बात करें एक्चुअल एस्टिमेट्स की, तो देखो मैंने जैसे बताया, जो बजट एस्टिमेट्स हैं, बजट एस्टिमेट्स उसी साल के होंगे जिस साल का बजट है। 2024 एंड 2025 का बजट एस्टिमेट्स होंगे। रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट से एक साल पहले के होंगे, यानी कि 2023 से 2024 तक के, और रिवाइज्ड से भी एक साल पहले के एक्चुअल एस्टिमेट्स होंगे जो आपके होंगे 2022 से 2023। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। एक चीज़ तो हमने ये देखी बजट में। अगर मैं और जाऊँ तो इसमें मुझे कुछ टर्म्स दिखती हैं, इन सारी टर्म्स को एक एक करके हम समझेंगे।
पहला है तुम्हारा रिवेन्यू रिसीट, जिसके अंदर टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। फिर है तुम्हारी कैपिटल रिसीट, जिसके अंदर रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसीट, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। फिर है आपकी टोटल रिसीट। टोटल रिसीट का मतलब है रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। इसी तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये 10th पॉइंट है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। एंड ऑन कैपिटल अकाउंट का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट अलग है। ग्रांट इन एड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एसेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GOCA। ठीक है। ग्रांट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एसेट मतलब जो ग्रांट सेंटर दे रही है स्टेट को ताकि वो एसेट क्रिएट कर सके। कौन? स्टेट। ठीक है। स्टेट की स्कीम्स के लिए दिए जाने वाला फंड ग्रांट, वो सारे ग्रांट इन एड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एसेट के अंदर आता है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू डेफिसिट, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक करके टर्म उठाएंगे। सबसे पहली जो टर्म थी यहाँ पर जो थी वो थी वही रिसीट। ठीक है, वो थी आपकी रिसीट। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ आवर रिसीट। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल्ड है ये, तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, अब आएगा। रिसीट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो रिसीट हमें पता है जैसे कि दो प्रकार की रिसीट होती हैं। एक होती है कैपिटल रिसीट, एक होती है रिवेन्यू रिसीट। ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, संग संग ही हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब है जो चीज़ गवर्नमेंट के पास आ रही है, मतलब इनफ्लोज। ठीक है, पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट खर्च कर रही है, यानी आउटफ्लोज। ठीक है। जैसे जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होंगे जो दे रहे हैं CUET PG IIT JAM, तो उनके लिए काफ़ी सही है, बेसिक से ही मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। ओके। तो देखो इसके अंदर आपका क्या है, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपकी या तो एसेट को क्रिएट करे या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस करे। ठीक है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ना ही नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट और नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। ठीक है। वो आपका क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिसीट की बात करूँ तो कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर का उल्टा है, यानी कि ये या तो एसेट को रिड्यूस कर देगा या फिर लाइबिलिटी को क्रिएट कर देगा। और रिवेन्यू रिसीट का मतलब है दिस नाइदर, अब इसका हम यहाँ पे नाइदर वाला फॉर्म वर्जन लिखेंगे, नाइदर रिड्यूसेस एनी एसेट, नाइदर रिड्यूसेस एनी एसेट नॉर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी। ठीक है। तो ये आपका रिवेन्यू रिसीट हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो हो गया रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो एग्जांपल हो जाएगा जैसे हमने कोई गवर्नमेंट है वो कंस्ट्रक्शन का काम करा रही है, ब्रिजेस बनवा रही है। ठीक है, ब्रिजेस बनवा रही है, रोड्स बनवा रही है, तो वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होगा जैसे गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स दे रही है, ठीक है, सब्सिडीज़ दे रही है, पेंशन्स दे रही है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी अगर मैं कैपिटल रिसीट के अंदर आऊँ तो या तो वो लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगी, तो यानी कि जैसे गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग्स हो सकती हैं। ठीक है, बोरोइंग्स हो सकती हैं, या फिर उनको अपनी जो उन्होंने लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव हो रही है, तो मतलब या फिर कह दो उनका रीपेमेंट, ऐसे कहो कि रीपेमेंट ऑफ लोन, जो उनका लोन था वो उनकी एक एसेट थी जो उन्होंने लोन ग्रांट किया था किसी दूसरी पार्टी को, बट अब उस लोन की रीपेमेंट हो रही है, रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन। ठीक है, सो दैट विल बी योर व्हाट,
दैट विल कम अंडर योर कैपिटल रिसीट। एंड इन रिवेन्यू रिसीट ये आपका उल्टा हो जाएगा, ना ही आपका कोई एसेट रिड्यूस हो रही, ना ही कोई लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाएंगे, ग्रांट रिसीव्ड। मान लो हमारी कंट्री को यहाँ पे किसी भी और कंट्री से ग्रांट रिसीव हुआ है, सो दैट विल कम अंडर आवर रिवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो रिसीट एक्सपेंडिचर ये बेसिक हैं जो आपको बजट में पता होना चाहिए। देन इसके बाद मैं अगर आऊँ तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का हो गया। हाँ, अब एक बात और कि जो ये रिवेन्यू रिसीट है ना, ये रिवेन्यू रिसीट दो प्रकार की होती है। एक होती है टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट, एक होती है नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट। सो नॉन टैक्स रिवेन्यू का मतलब है वो रिवेन्यू रिसीप्ट जो ऐसे सोर्स से प्राप्त हुई हों जिससे हमने टैक्स लिया ही नहीं है। जैसे जैसे ग्रांट रिसीव्ड इज़ अ नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट। मतलब अगर हमें किसी और कंट्री से कोई ग्रांट रिसीव हुआ है तो हमने उसके लिए कोई टैक्स नहीं अप्लाई करा था, जो हमें रिसीव हुआ हमें बिना कोई टैक्स नहीं अप्लाई करा, बट हमें वो चीज़ रिसीव हुई है, तो दैट विल कम अंडर आवर नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट। बट इफ़ इट इज़ अ टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट तो इट मीन्स इसके लिए कोई टैक्स लागू हुआ है, यानी गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स लागू किया है, इसलिए उसके पास फंड आए हैं, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। कैपिटल रिसीप्ट में आपका रिकवरी ऑफ लोन, वही मैंने जैसे कि बताया कि आपका रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा है, रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन दैट विल कम अंडर आवर कैपिटल रिसीट। ठीक है, अदर लाइबिलिटीज़ बोरोइंग्स, तो ये भी मैंने उसी के अंदर बता दिया। टोटल एक्सपेंडिचर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सो इंटरेस्ट पेमेंट्स का वो है मतलब मान लो अगर इंडिया है, इंडिया का जैसे कि बजट है, तो इंडिया ने जिस भी पार्टी से जिस भी कंट्री से लोन ले रखा है उसको इंडिया को पेमेंट करनी है, तो इंडिया के लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीओसीए की, यानी कि ग्रांट इन एड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एसेट, जीओसीए। ठीक है, तो लेट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिनिमाइज कर रही हूँ। ओके, जीओसीए की अब हम बात करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जीओसीए की, व्हाट डू यू मीन बाय जीओसीए? जीओसीए का मतलब है ग्रांट इन एड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एसेट। इसका मतलब है कि मान लो दिस इज आवर सेंटर एंड सेंटर इज प्रोवाइडिंग द ग्रांट्स टू स्टेट, ताकि स्टेट क्या बना सके, इंफ्रा बना सके। ठीक है, स्कीम्स लागू कर सके। ठीक है, हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज़ दे सके। ठीक है, हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज़ कैसे देगी, हॉस्पिटल बनवा के। ठीक है, तो इस तरीके से वो जीओसीए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो ये तो था आपका जीओसीए। अब एक बात और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है आपका यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और बड़ा हो जाए रिवेन्यू रिसीट से, सो दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ द रिवेन्यू डेफिसिट। मतलब अकाउंट डेफिसिट में चला गया, खर्चे ज़्यादा हो गए रिसीट से। ठीक है, सो ये आपका केस है। सो अगर मैं इसी से आपके कुछ फॉर्मूले में आपको बताऊं जो आपका बजट के टर्म्स में बजट में मेंशन है, तो पहला मेंशन था इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, तो दैट विल बी इक्वल टू आवर रिवेन्यू डेफिसिट माइनस जीओसीए। ठीक है, एंड ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कहूँ इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दैट विल बी इक्वल टू आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जीओसीए। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके यूज हुए हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर,
सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 1213, 12+13 का मतलब GOCA प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 1213। एंड आपका यहाँ पर इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, तो 15 माइनस 12, 15 क्या है रिवेन्यू डेफिसिट माइनस GOCA, जो कि मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिए ये, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमारी सारे टर्म्स हो चुकी हैं बजट की, बस 2 टर्म रह रही हैं, वो है आपका फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट देखते हैं चलो। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट की, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, ठीक है। गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, गवर्नमेंट जितना बोरो कर रही है वो उसकी फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है। एंड किसी भी कंट्री के लिए फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा डेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे थी प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का हमारा फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब वो बोरोइंग्स जिसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स घटा दें तो तब वो हमें प्राइमरी डेफिसिट देंगी, ठीक है। मतलब वो लोन या फिर वो बोरोइंग्स जिस पे हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं जिसके कुछ भाग पे, एंड फिर भी कुछ ना कुछ बचा है, तो वो क्या बचा होगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी ये जो टर्म्स हैं ये कवर हो चुकी हैं, मैंने बजट की सारी टर्म्स यहाँ पे कवर कर दी हैं। सो ये भी हो गई एंड ये भी हो गई, ओके। सो बजट तो यहाँ पे आपका कंप्लीट है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ बजट से रिलेटेड कुछ बातें और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ज़रा बजट से रिलेटेड। तो पहला की पॉइंट है कि बजट जो है एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ऑन 1 Feb, जो कि अब होने वाला है, बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्री। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, ठीक है। एंड बजट में आपका क्या है, बजट में आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका यही आपका एक फैक्ट पॉइंट था जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। बाकी अगर कुछ ऐसी बात आए कि ये कौन सी फाइनेंस कमीशन है, ये कौन सी फाइनेंस कमीशन अब हमारी होगी, तो देखो 2020 से 2021 टू 2025 से 26 तक हमारी क्या रहेगी, 15th फाइनेंस कमीशन रहेगी, ठीक है। एंड उस फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उसके जो चेयरमैन हैं वो कौन रहेंगे हमारे, वो रहेंगे NK सिंह। आपने पढ़ा होगा FRBM एक्ट में जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो भी NK सिंह जी ने ही दी हैं, तो उन्हीं की हमारा चेयरमैन जो है वो फाइनेंस कमीशन के रहने वाले हैं। एंड 15th फाइनेंस कमीशन यहाँ तक हमारी चलेगी। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने बता दिए, ये आपके पूरे काम आने वाले हैं। लेक्चर बिल्कुल वर्दी है, कोई भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत देखो, इकोनॉमिक सर्वे उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगा रहता है कि मैम इकोनॉमिक सर्वे नहीं कराया, इकोनॉमिक सर्वे नहीं कराया है। तो मेजर हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे की कि एग्जैक्टली करना क्या है क्या इसमें। देखो डाटा फैक्ट्स तो देखो कितना भी याद कर लो वो तो कम ही है, ठीक है, उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन हम अब देखते हैं सिंपली, आप आई होप आपको शो हो रहा होगा, ये थोड़ा सा मुझे जूम करने दीजिए, हाँ। तो ये की हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे देख ली हैं। सिंपली जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, सो 2023 2024, सो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेनली जो फोकस है इकोनॉमिक सर्वे का वो कुछ एक पॉइंट्स पे रहा गया है। पहला, रेजिलिएंट इकोनॉमी। रेजिलिएंट इकोनॉमी का मतलब है कि हमारा जो GDP ग्रोथ है वो हमारा फॉर कंजिक्यूटिव 3 years वो ओवर 7% तक। टॉक अबाउट द करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी हमारा इम्प्रूव हुआ है।
करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। सो फॉरेक्स की बिल्कुल कमी नहीं है भाई, हमारे यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन जो है फॉल हुई है। कोर इन्फ्लेशन जो है वो क्या होती है वो मैं बता देती हूँ। हालांकि ये जो टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं वो मैंने अपने नोट्स में कवर कर रखे हैं। नोट्स में मैंने पैकेज यहाँ पर लॉन्च कर रखा है, उस पैकेज को जाके आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको 8595915065 इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना है एंड आपको वहाँ पर एक्सेस मिल जाएगी उस पर्टिकुलर नोट्स की। इंडियन इकोनॉमी के भी नोट्स हैं, माइक्रो मैक्रो पूरे सिलेबस के नोट्स हैं, सारे कीवर्ड्स कवर्ड हैं। इंडियन इकोनॉमी में प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों कवर है, ठीक है। बोनस लेक्चर्स भी वहाँ पर आपको मिल रहे हैं। सो कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि इन्फ्लेशन विच अकर इन ऑल आइटम्स इन अ बास्केट ऑफ गुड्स। एक बास्केट है गुड्स की, उसके सारे आइटम्स में हमारी इन्फ्लेशन हो रही है एक्सेप्ट फूड आइटम्स एंड एनर्जी ठीक है। मतलब फूड एंड एनर्जी को छोड़ के सारे आइटम्स में हमारा जो है इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। वो हमारी होती है कोर इन्फ्लेशन, तो वो फॉल हुई है, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन भी हमारा जो है उसका आउटलुक भी हमारा क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है, कोई भी शॉक नहीं आए हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई हमें नज़र आई हैं। एफडीआई इन्फ्लोज जो हैं वो हमारा स्लो डाउन हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप इन सभी चीज़ों के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं जो कि मैंने ही तैयार कर रखे हैं, पूरा COT PG IIT जैम इकोनॉमी, जैसे IIT जैम का पेपर तो आने वाला है तो बिल्कुल रिवीजन पर्पसेस के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो उनको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। सो COT PG के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी वो फॉलो कर सकते हैं। सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए। So this was all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.